नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूँ। ये मेरे विश्व इतिहास के सीरीज का 21वां वीडियो है और आज का टॉपिक है आर्थिक मंदी, जिसका समय काल 1929 होता है। आर्थिक मंदी को अन्य नामों के रूप में हम लोग देखेंगे, इसे महामंदी के नाम से भी जानते हैं। अगर इसे इंग्लिश में डिफाइन करें तो द ग्रेट डिप्रेशन होता है, और जिसे हम लोग गहरा अवसाद कहते हैं। गहरा अवसाद, अगर अवसाद को शब्द को समझे तो ये मनुष्य की मानसिक स्थिति से जुड़ा हुआ शब्द भी है। अगर इस अवस्था में मनुष्य होता है, अवसाद की अवस्था में मनुष्य रहता है, तो उसका भविष्य हमेशा अंधकार में नजर आता है। वो बुझा बुझा सा लगता है, उसकी जीवन की गति रुकी हुई सी लगती है। अगर यही अवसाद अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ जाए तो अर्थव्यवस्था की पहिया थम सी जाती है, उद्योग धंधे बंद होने लगते हैं, लोग बेरोजगार होने लगते हैं, जिससे उनकी क्रय शक्ति खत्म होने लगती है। क्रय शक्ति खत्म होने लगती है तो उद्योग किसके लिए उत्पादन करेंगे? उत्पादन, इस कारण उत्पादन भी गिर जाता है। ये जो द ग्रेट डिप्रेशन है, इसकी शुरुआत 1919 से होती है, जिसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। हम लोग इसकी शुरुआत देखेंगे। जो 1919 से द ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत होती है, इसकी झलक शुरुआत होती है, जबकि परमानेंट रूप से 1929 में इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो आइए थोड़ा सा डिटेल में इसका अध्ययन करते हैं। महामंदी जिसे इंग्लिश में द ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं, विश्व की आर्थिक मंदी। ये जो ये डिप्रेशन है, ये गहरा डिप्रेशन है। तो गहरा डिप्रेशन किस क्षेत्र में है? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, यानी कि अर्थव्यवस्था का पहिया थम सा जाता है, उद्योग धंधे बंद हो चुके रहते हैं, लोग बेरोजगार होने लगते हैं। बेरोजगार होने से उनके पास धन नहीं होता है, तो उनको सामान खरीदने की शक्ति कम हो जाती है, और सामान लोग खरीदेंगे नहीं तो उद्योग उत्पादन क्या करेंगे? तो इसलिए उत्पादन भी गिर जाता है। ये जो दो ग्रेट डिप्रेशन होता है, यूएसए में शुरुआत होती है और पूरी दुनिया में फैल जाती है। विश्व में घटने वाली राजनीतिक कारण भी इस महामंदी के जिम्मेवार है, उसको भी हम लोग देखेंगे। अगर ऐसा कहा जाता है कि आर्थिक मंदी नहीं होती तो शायद द्वितीय विश्व युद्ध भी नहीं होता। द्वितीय विश्व युद्ध के बीज हम लोगों ने वर्साई के संधि में देखा था, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि अगर आर्थिक मंदी नहीं हुई होती तो शायद द्वितीय विश्व युद्ध भी नहीं होते। आर्थिक मंदी की शुरुआत, हालांकि हमने बताया कि 1919 से उसकी झलक देखने की शुरुआत हो जाती है, किंतु परमानेंट रूप से 1929 में यह घटित होती है। और महत्वपूर्ण वर्ष और साल को देखें तो, महत्वपूर्ण दिन और साल को देखें तो 4 सितंबर 1929, 1932 से 33 और 1939 से 40 होती है। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जो 1919 में समाप्त हुआ था, उसी समय से आर्थिक मंदी की शुरुआत हो चुकी थी। 1917 एडी में यूएसए वर्ल्ड वार फर्स्ट में प्रवेश कर चुका होता है। आपने देखा था कि यूएसए बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वार में प्रवेश करता है, और ये हथियार और गोला बारूद अन्य देशों को आपूर्ति करता है, और इस वजह से यूएसए समृद्ध होते चला जाता है। इसकी जीडीपी 10% के हिसाब से गति पकड़ती है। इसके बाद जब युद्ध समाप्त होता है, देखिएगा 1919 में कैसे हम कह रहा हूँ कि आर्थिक मंदी की शुरुआत हो चुकी है। जब युद्ध समाप्त हुआ तो हथियारों की मांग अपने आप कम होने लगी। इससे क्या हुआ कि उद्योग में जो कामकाज के लोग थे वो उद्योग में कामकाज बंद हो गया, जिससे क्या हुआ कि वहाँ जो भी मजदूर थे वो बेकार पड़ने लगे, और लगभग 3,500 श्रमिक हड़ताल पर चले गए। उसके बाद 1929 4 सितंबर, इस समय स्टॉक मार्केट यहाँ पहली बार बहुत ज़्यादा गिरावट देखी गई 4 सितंबर 1929 को, और धीरे धीरे ये गिरता चला गया। और एक समय आया 29 अक्टूबर 1929 को शेयर मार्केट पूरी तरह से क्रैश कर गया। इसलिए आज भी देखेंगे कि 29 अक्टूबर उस समय मंगलवार के दिन था, आज ब्लैक ट्यूसडे मनाया जाता है। उसके बाद 1932 और 33 का समय देखते हैं। ये जो द ग्रेट डिप्रेशन है 32-33 तक चलता है। उसके बाद यूएसए में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट राष्ट्रपति बनते हैं। उसके बाद इन्होंने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की, जिसे न्यू डील के नाम से जाना जाता है। आज हम लोग न्यू डील का भी अध्ययन करेंगे। इसके बाद स्थितियाँ धीरे धीरे बेहतर होने लगी। इसमें नेशनल इंडस्ट्रियल रिकवरी एक्ट लाया गया तथा एग्रीकल्चर एडजस्टमेंट एक्ट भी साथ में लाया गया। 1933 में स्थिति बेहतर हुई, लोगों का अर्थव्यवस्था पर भरोसा बढ़ने लगा। फिर 1939 एडी में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो हथियारों की मांग बढ़ गई और अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई। 1919 एडी के बाद यूएसए ऋणदाता देश बन गया था, क्योंकि 1919 के दौरान यूएसए की जो जीडीपी थी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी, और ये 1919 में यूएसए ऋणदाता राष्ट्र बन गया था, क्योंकि युद्ध के कारण बहुत सारे देशों की आर्थिक स्थिति डैमेज हो गई थी, खास करके यूरोपीय देशों की। तो उन लोगों को ये धन उपलब्ध कराता था।
और उसके बाद हम लोग स्थितियों पर और नज़र दौड़ाएं तो बड़ी कंपनियों ने छोटी कंपनियों को ख़त्म करने लगा था। बड़ी कंपनियां जो थी छोटी कंपनियों को खाने लगी थी, मतलब उसको समाप्त करने लगी थी। इस वजह से भी बेरोजगारी बढ़ी और ये बेरोजगारी 1919 से शुरुआत होती है और 1928-29 में अपने पीक पे पहुंच जाती है। तो ये थोड़ी सी बैकग्राउंड है आर्थिक मंदी के आने के कारण, ठीक है, क्या क्या कारण रहे हैं और इसका सुधार के लिए जो न्यू डील आता है इसको भी हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। यूएसए में जो आर्थिक मंदी आई थी उसके पीछे और कारणों पर नज़र दौड़ाएं तो यूएसए का जो रिजर्व बैंक था उसे फेडरल बैंक कहते हैं। इसने क्या किया कि फरवरी 1928 में ब्याज दर को बढ़ा दिया और ब्याज दर का बढ़ने के कारण जमाकर्ता बैंक की ओर भागेंगे। अगर ज़्यादा पैसा रखने के लिए ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा तो जमाकर्ता जो भी थे बैंकों की ओर जाएंगे और मार्केट में क्या होगा, धन कम होता चला जाएगा क्योंकि निकालने के लिए वो चले जाएंगे। फिर उसके बाद उद्योगपति क्या होंगे कि उच्च ब्याज दर पर कर्ज लेंगे नहीं। इस कारण से क्या होगा, उद्योग गिरता चला जाएगा, रोजगार गिरता चला जाएगा, क्रय शक्ति गिरते चली जाएगी, मांग कम होता चला जाएगा और उत्पादन भी कम होता चला जाएगा। ये प्रक्रिया धीरे धीरे होते चला गया और अगस्त 1929 के मंदी के लक्षण दिखने लगे थे और ये प्रक्रिया होती चलेगी और अगस्त 1929 तक आते आते मंदी के लक्षण दिखने लगे थे। और 29 अक्टूबर 1929 को, जिसे ब्लैक ट्यूसडे कहते हैं, उस दिन शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिरा। डॉलर की कीमत गिर रही थी, इसको संभालने के ब्याज दर फिर से बढ़ा दिया गया। इससे क्या हुआ कि मार्केट में सप्लाई डॉलर की कम हो गई। ये डॉलर थोड़ा सा मजबूत करने के लिए शेयर की कीमत गिरने लगी थी। शेयर की कीमत गिरने से क्या होगा, तो शेयरों की बिक्री बढ़ने लगी लेकिन खरीदने वालों का अभाव था। ये महामंदी शुरू हो गई। यही से इस समय की स्थिति को महामंदी कहा जाने लगा। एक मुद्रास्फीति होती है, इन्फ्लेशन, जिसमें वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, और दूसरी होती है अपस्फीति, जिसे डिफ्लेशन, जिसमें वस्तुओं की कीमत गिर जाती है। इसमें क्या होता है कि वस्तु एक स्थिति ऐसी होती है कि वस्तु के मूल्य में लगातार गिरावट आती चली जाती है, वो महामंदी कहलाती है। अपस्फीति, महामंदी और मुद्रास्फीति, ये तीन स्थितियाँ हैं। महामंदी एक चौतरफा मार पड़ता है। इसमें क्या होता है कि बैंकों में वापस से कर्ज नहीं पहुँच पाते हैं, इसलिए बैंक दिवालिया होने लगती है। बैंकों में जो भी थे, वो जो भी बैंकों ने कर्ज दिया था वो वापस नहीं आते हैं, इसलिए बैंक दिवालिया होने लगती है और लोगों की जो जमा पूंजी थी वो डूबने लगती है। 1929 से 32 के दौरान 57 बैंकों को दिवालिया घोषित किया गया और 3500 बैंकों ने काम करना बंद कर दिया। इस कारण से क्या हुआ कि उद्योगों को कर्ज मिलना बंद हो गया और तैयार जो भी माल थे वो बिकने बंद हो गए। इस वजह से क्या हुआ, उद्योग बंद हो गए और इस वजह से क्या हुआ कि बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई। तो ये चौतरफा मार देखिए सभी जगह से हो रहा है। इस दौरान क्या कि बड़े बड़े उद्योगपति अस्तित्व में आए लेकिन छोटे छोटे उद्योगपति डूब गए। इससे बेरोजगारी भी बढ़ी और मजदूरों का शोषण भी बढ़ा। हम एक बात करें कि बेरोजगारी की दर 1925 में 15 लाख बेरोजगार थे, 30 में 50 लाख, 31 में 90 लाख और 32 में 130 लाख बेरोजगारों की संख्या यूएसए में बढ़ गई थी। तो देख लीजिए कि कैसे कैसे बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही थी। 1919 से लेकर 1929 के बीच में क्रय शक्ति को बढ़ाने का प्रयास नहीं किया गया, कि क्रय शक्ति को बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। मजदूरों का खूब शोषण किया गया। इससे क्या हुआ कि राष्ट्रीय आय का 33% भाग 5% लोगों के पास पहुँच गया। ये आय का असमान वितरण था। ये आय का असमान वितरण और अन्य कारण ग्रेट डिप्रेशन, इस वजह से ग्रेट डिप्रेशन लाया। और इस वजह से क्या हुआ, जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। सन 1932 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट यूएसए का राष्ट्रपति बनते हैं और इन्होंने एक नई औद्योगिक नीति न्यू डील के माध्यम से इस महामंदी को निपटने का प्रयास किया और सफल भी हुए। 1932 फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट यूएसए के राष्ट्रपति बने, एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की और ये जो नई आर्थिक नीति की घोषणा अर्थव्यवस्था को कैसे पुनर्जीवित किया जाए उससे संबंधित था। इसके उद्देश्यों के रूप में देखें तो हम अपने अर्थव्यवस्था द्वारा कृषि और उद्योग में संतुलन लाना चाहते हैं। हम मजदूरी करने वाले, रोजगार देने वाले और अन्य उपभोक्ताओं के बीच संतुलन करना चाह रहे हैं। ऐसा इनका उद्देश्य था न्यू डील के माध्यम से। हमारा ये भी उद्देश्य है कि हमारे आंतरिक बाजार समृद्ध बने और हमारा व्यापार बढ़े और अन्य देशों के साथ भी हमारा व्यापार बढ़े। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने पर जोर दिया। 1933 में इस महामंदी का असर धीरे धीरे खत्म होने लगा। शुरुआत हो गई थी और वो आगे चलकर 1940 में के दौरान महामंदी समाप्त होने लगी थी।
न्यू आर्थिक नीति में देखेंगे कृषि उद्योग में संतुलन की बात की गई, श्रमिक उद्योगपति और उपभोक्ता में संतुलन की बात की गई, जन कल्याण के कार्यक्रमों की शुरुआत और मांग बढ़ी, क्योंकि मांग बढ़ाने के लिए जन कल्याण के कार्यक्रमों की शुरुआत की गई, जिसमें के अंतर्गत जन कल्याण के अंदर वृद्धा पेंशन, स्वास्थ्य मामले, स्कूल, अस्पताल बनाए जाने लगे, निर्माण कार्यों को किया जाने लगा, सड़क पुल बनाया जाने लगा, न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई, इससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ने लगी, काम करने के घंटे निर्धारित किए जाने लगे। और इस तरह से हम देखेंगे कि जो यूएसए की अर्थव्यवस्था की जो धड़कनें थी थम सी गई थी और अब धीरे धीरे धड़कने लगी थी। और ये आर्थिक महामंदी के राजनीतिक प्रभाव को देखें तो साम्यवादी व्यवस्था के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी। साम्यवादी व्यवस्था में हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, निजी संपत्ति का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, धन पर सरकार का अधिकार होता है। लोगों में संदेश फैला कि जो ये आर्थिक महामंदी आई है पूंजीवादी व्यवस्था से आई है, इसलिए साम्यवादी व्यवस्था के प्रति लोगों का रुझान बेहतर होने लगा। क्योंकि हम लोग उस समय देखेंगे कि 1917 के दौरान रसिया में क्रांति होती है और 1917 में रसिया साम्यवादी व्यवस्था को नेतृत्व में लाता है और उसी समय जो यूएसए था पूंजीवादी व्यवस्था को फॉलो करता है। तो लोगों में संदेश फैला कि ये पूंजीवादी व्यवस्था के कारण महामंदी आई है, क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था रसिया में था जहां पर महामंदी का कोई असर नहीं हुआ और 5 ईयर प्लान लाकर स्टालिन ने अर्थव्यवस्था को और मजबूत बना दिया। तो साम्यवादी व्यवस्था के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम लोग देखेंगे कि फांसीवाद और नाजीवाद को बढ़ावा मिला। फांसीवाद के अंतर्गत हम लोग स्पेशल रूप में लेक्चर में पढ़ेंगे इटली में होता है जो कि मुसोलिनी के द्वारा तथा जर्मनी में हिटलर के द्वारा होता है, ये अधिनायकवाद होते हैं। इसको डिटेल में अलग लेक्चर से पढ़ेंगे। महामंदी की आंच जो होती है इटली और जर्मनी तक पहुंचता है, ठीक है ना, और इस कारण उद्योग बंद हुए और श्रमिक बेरोजगार होने लगे। ये जो आर्थिक महामंदी आती है तो ये जो दो नेता होते हैं मुसोलिनी और हिटलर पूंजीवाद को जिम्मेदार ठहराते हैं। दोनों नेता अपने आप को समाजवादी कहते हैं। इस कारण से क्या हुआ, लोगों का, बेरोजगारों का, श्रमिकों का इनका समर्थन मिलने लगा और ये कहते थे कि निजी पूंजी को खत्म करो, सत्ता पर गरीबों का अधिकार होगा और श्रमिकों का शोषण बंद होगा। इस कारण से क्या हुआ कि फांसी और नाजी ताकतों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला, क्योंकि अर्थव्यवस्था में मंदी थी और बेरोजगारों की संख्या ज़्यादा थी। इस दौरान क्या हुआ कि हथियारों की जो व्यापार थे वो बढ़ने लगे, क्योंकि हथियारों पर आधारित अर्थव्यवस्था ने अपना रूप ग्रहण कर लिया था। तो ये रही अपनी आर्थिक महामंदी। और इस आर्थिक महामंदी से निपटने के लिए यूएसए में न्यू डील आया, जिसे रूजवेल्ट का न्यू डील कहते हैं। इसको स्पेशल ढंग से अभी पढ़ते हैं। अब हम लोग महामंदी से निपटने के लिए राष्ट्रपति रूजवेल्ट का न्यू डील पढ़ेंगे, जो कि इसका समयकाल 1933 एडी होता है। न्यू डील के अंतर्गत निर्माण कार्य के साथ सामाजिक कल्याण की भी शुरुआत की गई, जिसे पूंजीवादी व्यवस्था में सामाजिक कल्याण की दृष्टि को जोड़ा गया। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 32वें यूएस प्रेसिडेंट थे। यूएसए प्रेसिडेंट के महान श्रेणियों में 3 लोग आते हैं, जिसमें थॉमस जेफरसन 33, अब्राहम लिंकन 6 और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 32वें आते हैं। अगर थोड़ा सा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की बैकग्राउंड को देखें, ये धनाढ़ परिवार से थे, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाई किए थे और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नौसेना विभाग के उप मंत्री भी रह चुके हैं और 40 वर्ष की अवस्था में इनको लकवा मारा था। 33 से 45 के बीच में इन्होंने 4 बार राष्ट्रपति बना। लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि जब ये 4 बार राष्ट्रपति बने, 45 तक बने रहे, 33 से शुरुआत करते हैं, तो इन्होंने शांति काल से लेकर युद्ध काल का समय देखा था। न्यू डील न्यू डील के अंतर्गत हम अगर देखें तो इमरजेंसी बैंकिंग एक्ट लाया गया, जिसमें ऋण लेने की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया। जो यूएसए का केंद्रीय बैंक होता है, फेडरल बैंक, उसने दूसरे बैंकों को दिए जाने धन की आपूर्ति को बढ़ा दिया। इस कारण से हम लोग देखते हैं कि एक लिंक बनता है, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो परचेजिंग पावर बढ़ेगा। ये इकोनॉमिक का नॉर्मल रूल है। यानी कि वित्तीय आदान प्रदान में सोने के मानकों को कम कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। डॉलर के मुद्रण में, प्रिंटिंग में सोने के अनुपात को कम कर दिया गया, यानी कि डॉलर मुद्रण की अनुमति प्राप्त हो गई। सोने और चांदी को एक्सपोर्ट यानी इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सट्टा बाजार को नियंत्रित किया गया, ताकि जो सट्टा बाजार वैसा बाजार होता है जो भविष्य को देखते हुए शेयर की खरीद बिक्री करता है, इसको रेगुलेट किया गया। और बेरोजगारों को पार्ट टाइम जॉब उपलब्ध कराया
गया। तो ये इमरजेंसी बैंकिंग एक्ट के अंतर्गत आया। दूसरा इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि नेशनल इंडस्ट्रियल एक्ट 1933 आता है न्यू डील के अंतर्गत, जिसे ब्लू ईगल एक्ट कहते हैं। इसमें मजदूरों के काम करने के घंटे तथा मजदूरी को निर्धारित कर दिया गया, फिक्स प्रोडक्शन रखा गया। लॉ अगेंस्ट रॉन्ग एंड इलीगल ट्रेड लाया गया, जो गलत और अवैध तरीके से व्यापार किया जाता था उसके खिलाफ कानून लाया गया। इससे क्या हुआ कि 40 लाख लोगों को रोजगार मिला, जिससे लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि हुई। इसके बाद राष्ट्रपति रूजवेल्ट के न्यू डील के अंतर्गत सामाजिक कल्याण के लिए संबंधित कानून बनाया गया, सोशल वेलफेयर एक्ट। इसमें वृद्धा पेंशन को लागू किया गया, बेरोजगारी बीमा को शुरू किया गया तथा गर्भवती महिलाओं के लिए कल्याण की व्यवस्था की गई। बच्चों के लिए कल्याण एवं पालन पोषण की व्यवस्था, जन स्वास्थ्य योजनाएं शुरू की गई। इसके अलावा कैपिटलिस्टिक सोशल वेलफेयर स्टेट के तहत, इसके तहत लोगों के मन में अच्छे राज्य की व्यवस्था करने के लिए समाज में स्थिरता आई। ये लोगों के मन में ये विश्वास दिलाया गया कि जो ये कैपिटलिस्टिक सोशल वेलफेयर स्टेट है ये अच्छी व्यवस्था है, इससे समाज में स्थिरता आई, अर्थव्यवस्था में विश्वास जगा, पूंजीपतियों के लाभ के प्रतिशत को नियंत्रित किया गया। टेनेसी वैली अथॉरिटी आया, ये ध्यान रखिएगा, टेनेसी वैली अथॉरिटी आया। राज्य में 2 योजनाएं शुरू की गई। विद्युत उत्पादन के लिए शहरी क्षेत्रों में उद्योग लगाए गए, इससे शहरी क्षेत्रों में रोजगार मिला तथा सिंचाई के लिए कृषि क्षेत्र में रोजगार, कृषि क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था लाई गई ताकि गाँव में लोगों को रोजगार मिल सके। इससे आधारभूत संरचना का विकास भी हुआ। इसके अलावा देखेंगे नेशनल लेबर बोर्ड का निर्माण किया गया। मजदूर और मालिक के बीच में जो भी विवाद थे, ये बोर्ड मध्यस्थता का काम करती थी और विवादों को समाप्त करती थी। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो इस बोर्ड ने 5000 झगड़े मालिक और मजदूर के बीच में, 2000 हड़ताल को सुलझाया तथा 1400 श्रमिक संघों का चुनाव भी करवाया। रूजवेल्ट की जो नीतियाँ थी सोवियत नुमा थी, यानी कि एम्प्लॉयमेंट, इस वजह से क्या है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार में वृद्धि हुई, लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि हुई, बाल श्रम में कमी आई। यानी कि रूजवेल्ट अपनी नीतियों के माध्यम से पूंजीवादी व्यवस्था को सही ठहराया और पूंजीवादी व्यवस्था को स्थापित किया। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो यूके के जॉन मेनार्ड किंग्स हैं, जो अर्थशास्त्री है, इनके सिद्धांत कहता है कि इन पूंजीवादी राष्ट्रों को अपने नियम और व्यवस्था में सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि लोगों की क्रय शक्ति को वृद्धि करे। ये जो किंग्स की जो सैद्धांतिक रूप था, इसको व्यवहारिक रूप में अपने राष्ट्रपति रूजवेल्ट अपने न्यू डील के माध्यम से लागू कर रहे थे और पूंजीवादी व्यवस्था को सही ठहरा रहे थे। तो ये रहा अपना राष्ट्रपति रूजवेल्ट का न्यू डील आर्थिक महामंदी। कल से हम लोग अधिनायकवाद का अध्ययन करेंगे, जिसमें जर्मनी में आप लोग हिटलर को देखेंगे और इटली में मुसोलिनी के देखेंगे। फासीवाद और नाजीवाद का कल से हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आज भर के इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।